हेलो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम आइनोसिटोल फॉस्फोलिपिड सिग्नलिंग के बारे में अध्ययन करेंगे। आइनोसिटोल फॉस्फेट्स भी साइक्लिक एएमपी के समान सेकेंडरी मैसेंजर अर्थात द्वितीय संदेशवाहक के रूप में कार्य करते हैं। ये किस प्रकार बनते हैं और किस प्रकार कार्य करते हैं, इसकी हम बात करते हैं। हमने जाना कि GPCRs अर्थात जी प्रोटीन कपल्ड सेल सरफेस रिसेप्टर्स अर्थात ऐसे ग्राही हार्मोन ग्राही जो कि जी प्रोटीन के साथ युग्मित होते हैं, कपल्ड होते हैं, वो अपना एक्शन जी प्रोटीन के माध्यम से करते हैं। उसमें से कुछ जी प्रोटीन्स ऐसे होते हैं जो एक्टिवेट होने के बाद एडिनिल साइक्लेज एंजाइम को एक्टिवेट करते हैं, जिससे साइक्लिक एएमपी बनती है और साइक्लिक एएमपी सेकेंडरी मैसेंजर के रूप में कार्य करती है। ये हमने लास्ट लेक्चर में जाना था। लेकिन कुछ जी प्रोटीन जो कि GPCR से कपल्ड होते हैं, वो अपना एक्शन साइक्लिक एएमपी के माध्यम से नहीं करते हैं, वो आगे सिग्नलिंग के लिए आइनोसिटोल फॉस्फोलिपिड्स को काम में लेते हैं। अब ये आइनोसिटोल फॉस्फोलिपिड्स क्या है और इनके द्वारा सिग्नलिंग कैसे होती है। सिग्नलिंग अर्थात जो हार्मोन का जो मैसेज होता है वो सेल में कैसे जाता है, कोशिका में कैसे जाता है, इसकी हम बात करें तो जो जी प्रोटीन होता है GPCR से कपल्ड, वो क्या करता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन से में ही एक बाउंड एंजाइम होता है जिसका नाम है फॉस्फोलाइपेज सी बीटा। फॉस्फोलाइपेज सी बीटा इस एंजाइम को जी प्रोटीन एक्टिवेट करता है। ये कब एक्टिवेट करता है? जब हार्मोन GPCR यानी ग्राही से बाइंड होता है। जब बाइंड होता है हार्मोन तो GPCR जी प्रोटीन को एक्टिवेट करता है और ये एक्टिवेटेड जी प्रोटीन क्या करेगा? फॉस्फोलाइपेज सी बीटा को एक्टिवेट करेगा। अब ये जो फॉस्फोलाइपेज सी बीटा है ये एक एंजाइम है और ये एंजाइम जो है वो फॉस्फेटाइडिल आइनोसिटोल 4,5 बाइफॉस्फेट, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं PIP2, फॉस्फेटाइडिल आइनोसिटोल 4,5 बाइफॉस्फेट PIP2 उसके ऊपर एक्शन करेगा। ये PIP2 जो होता है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो लिपिड बाई लेयर होती है उसकी जो अंदर का भाग होता है, अंदर का हिस्सा होता है, अंदर का जो आधा हिस्सा होता है उसमें ये PIP2 पाया जाता है, फॉस्फेटाइडिल आइनोसिटोल 4,5 बाइफॉस्फेट। तो ये PIP2 है, इसके ऊपर एक्शन करेगा फॉस्फोलाइपेज सी बीटा जो कि एक्टिवेट किया गया है जी प्रोटीन द्वारा। तो जब एक्टिवेटेड जी प्रोटीन फॉस्फोलाइपेज CB को एक्टिवेट करेगा तो फॉस्फोलाइपेज CB PIP2 जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर की ओर जो हाफ लेयर है उसमें पाया जाता है, उसको उसको पर एक्शन करेगा और उसके पर एक्शन करके ये फॉस्फोलाइपेज CB PIP2 को दो भागों में डिवाइड कर देगा। अर्थात फॉस्फोलाइपेज CB के एक्शन से PIP2 से दो प्रोडक्ट बनेंगे। नंबर 1 आइनोसिटोल 1,4,5 ट्राइफॉस्फेट और दूसरा है डाईएसिल ग्लिसरॉल। आइनोसिटोल 1,4,5 ट्राइफॉस्फेट और दूसरा डाईएसिल ग्लिसरॉल। सबसे पहले हम आइनोसिटोल 1,4,5 ट्राइफॉस्फेट की बात करते हैं। तो ये जो इसको शॉर्ट में IP3 बोलेंगे। IP3 वाटर सोल्यूबल होता है, जल में घुलनशील होता है और ये एक छोटे इंट्रासेलुलर मीडिएटर अर्थात मध्यस्थ या सेकेंडरी मैसेंजर के रूप में कार्य करता है।
ये किस प्रकार कार्य करेगा कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से पृथक होगा। जो ही ये इसका फॉर्मेशन होगा PIP2 से, तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से पृथक होगा और वहाँ से पृथक होने के बाद ये चल जाएगा साइटोसोल में, अर्थात कोशिका द्रव्य में। कोशिका द्रव्य में जाके ये IP3 आइनोसिटोल ट्राइफॉस्फेट क्या करेगा कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वहाँ पहुँचेगा, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के चारों जो मेम्ब्रेन होती है उसमें कुछ कैल्शियम आयन चैनल्स होते हैं। ये कैल्शियम आयन चैनल्स जो होते हैं उनको IP3 रिसेप्टर भी कहते हैं। तो ये IP3 आके इन IP3 रिसेप्टर या IP3 गेटेड कैल्शियम आयन रिलीज चैनल्स के साथ अटैच हो जाएगा, और जो ही ये अटैच होगा IP3 कैल्शियम आयन चैनल से, तो क्या होगा कि ये चैनल्स ओपन हो जाएंगे, और ओपन होने से क्या होगा कि जो कैल्शियम आयन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अर्थात अंतःप्रद्रवी जालिका में भीतर स्टोर होते हैं वो वहाँ से निकल के साइटोसोल में आ जाएंगे। और साइटोसोल में क्या होगा कि कैल्शियम आयन की सांद्रता तुरंत बढ़ जाएगी, क्विकली बढ़ जाएगी। अब कैल्शियम आयन की सांद्रता अगर साइटोसोल में बढ़ जाएगी तो क्या होगा कि कुछ प्रोटीन्स ऐसे होते हैं जो कैल्शियम आयन की सांद्रता के प्रति संवेदनशील होते हैं। दे आर सेंसिटिव टू कैल्शियम आयन कॉन्सेंट्रेशन। तो जब कैल्शियम आयन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगी तो वो जो प्रोटीन है जो कैल्शियम आयन की सांद्रता के प्रति सेंसिटिव होते हैं, उनके जो एक्शन है, उनकी क्रिया है, उसमें परिवर्तन आ जाएगा। तो इस प्रकार ये जो IP3 है वो क्या करेगा कि जो वो प्रोटीन जो कैल्शियम आयन की सांद्रता से प्रभावित होते हैं उनकी क्रिया में परिवर्तन ला देगा। अब जो कैल्शियम आयन की जो सांद्रता है जो बढ़ी हुई है वो हमेशा तो बढ़ी नहीं रहेगी, सेल्स में वापस पहले वाली स्थिति में आना पड़ेगा। तो उसके लिए 3 मैकेनिज्म होती है कि नंबर 1 कि IP3 जो आइनोसिटोल ट्राइफॉस्फेट है और कैल्शियम आयन चैनल से बाइंड होके उसको ओपन कर रहा है और जिससे कैल्शियम आयन बाहर निकल रहे हैं, तो वो IP3 एक अन्य एंजाइम लिपिड फॉस्फेटेज के द्वारा इसका डीफॉस्फोराइलेशन हो जाएगा, अर्थात इसमें एक फॉस्फेट निकल जाएगा और IP2 में ये चेंज हो जाएगा, जिससे इसका एक्शन ख़त्म हो जाएगा, जो इसकी जो सक्रियता है वो ख़त्म हो जाएगी। तो पहला तरीका ये है। दूसरा है कि जो IP3 है एक दूसरे एंजाइम लिपिड काइनेज के द्वारा इसमें क्या होगा कि फॉस्फोराइलेशन हो जाएगा, अर्थात इसमें एक फॉस्फेट और ऐड हो जाएगा, जिससे ये चेंज हो जाएगा IP4 में। जब IP3 IP4 में चेंज हो जाएगा तो उसकी एक्टिविटी ख़त्म हो जाएगी। तीसरा जो तरीका है वो ये है कि जो कैल्शियम आयन की सांद्रता बढ़ी है साइटोप्लाज्म में, वो उन कैल्शियम आयन्स को कोशिका के बाहर की ओर निकाल दिया जाएगा, जिससे कोशिका में कैल्शियम आयन की सांद्रता पहले जैसी रह जाएगी। तो इस प्रकार ये IP3 कैल्शियम आयन पे की सांद्रता से प्रभावित होने वाले प्रोटीन्स की एक्टिविटी या क्रियाविधि में परिवर्तन लाते हैं और सेकंड मैसेंजर के रूप में कार्य करते हैं। अब PIP2 के क्लीवेज से एक दूसरा प्रोडक्ट और बनता है डाइएसिल ग्लिसरॉल। वो क्या करता है कि ये भी एक छोटे इंट्रासेलुलर मेडिएटर यानी अंतःकोशिकीय संदेशवाहक के रूप में कार्य करता है, लेकिन ये IP3 के समान प्लाज्मा मेम्ब्रेन से दूर नहीं जाता, वहाँ से मुक्त नहीं होता। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ही रहता है और ये क्या करता है कि 2 कार्य करता है। दोनों में से कोई भी एक कार्य कर सकता है कि ये या तो आगे एरेकिडोनिक एसिड में चेंज हो जाता है जो कि आगे सिग्नल के रूप में कार्य करता है, या फिर ये क्या करेगा कि
कुछ ऐसे प्रोटीन काइनेजेज होते हैं जो कि सेरिन थ्रियोनिन प्रोटीन काइनेजेज कहलाते हैं। उनको ये क्या करेगा कि ये एक्टिवेट कर देगा। तो वो एक्टिवेट हो जाएंगे तो क्या होगा कि प्रोटीन काइनेज सी ये एक्टिवेट होने के बाद इसके जो टारगेट प्रोटीन हैं, लक्ष्य प्रोटीन हैं, उनको परीक्षण करके उनको ये एक्टिवेट करेगा और इस प्रकार उस कोशिका की क्रियाविधि में, उसके फंक्शन में चेंज लाएगा। तो इस प्रकार PIP2 से बनने वाले दोनों प्रोडक्ट IP3 और डाइएसिल ग्लिसरॉल द्वितीयक संदेश वाहक के रूप में कार्य करते हैं। इसको हम इस डायग्राम के माध्यम से और अच्छे से समझ सकते हैं। यह हम देख रहे हैं, ये है GPCR अर्थात जी प्रोटीन कपल्ड सेल सरफेस रिसेप्टर। जब सिग्नल मॉलिक्यूल अर्थात हार्मोन इसके साथ बाइंड होगा तो ये क्या होगा कि इसके संरचना में परिवर्तन होगा। संरचना में परिवर्तन होने से ये एक्टिवेट हो जाएगा। जब ये एक्टिवेट होगा तो ये क्या करेगा कि इसके साथ जो कपल्ड जी प्रोटीन है, जिसके बारे में हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, तो उस जी प्रोटीन को ये एक्टिवेट कर देगा। और हमने जाना था कि जी प्रोटीन कई प्रकार के होते हैं, तो ये GQ प्रकार का प्रोटीन है जिसको एक्टिवेट किया गया है GPCR के द्वारा। जब ये GQ एक्टिवेट हो जाएगा तो ये क्या करेगा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के भीतर की ओर एक एंजाइम होता है फॉस्फोलाइपेज CB, उसको एक्टिवेट कर देगा। और फॉस्फोलाइपेज CB क्या करेगा एंजाइम कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में लिपिड बाइलेयर में जो PIP2 होता है उसको परीक्षण करके दो भागों में ये इसको स्प्लिट कर देगा। एक तो होगा डाइएसिल ग्लिसरॉल और दूसरा होगा IP3 आइनोसिटोल ट्राइफॉस्फेट। जो आइनोसिटोल ट्राइफॉस्फेट है वो तो क्या करेगा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन से मुक्त होके और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तक आएगा। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में एक IP3 गेटेड कैल्शियम आयन रिलीज चैनल होते हैं, उनके साथ ये बाइंड होगा। जो ही इसके साथ बाइंड होगा तो ये चैनल क्या ओपन हो जाएंगे। ओपन होते ही क्या होगा कि इसके भीतर जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के भीतर जो कैल्शियम आयन होते हैं वो बाहर की ओर मुक्त हो जाएंगे। जब ये बाहर की ओर मुक्त हो जाएंगे तो क्या होगा कि साइटोसोल में अर्थात कोशिका द्रव्य में कैल्शियम आयन की सांद्रता क्विकली बढ़ जाएगी। अब इसकी सांद्रता जब बढ़ जाएगी तो क्या होगा कि इस साइटोप्लाज्म में बहुत से प्रोटीन ऐसे होते हैं जो कि कैल्शियम आयन की सांद्रता से उनकी स्ट्रक्चर में और एक्टिविटी में परिवर्तन हो जाता है। तो कैल्शियम आयन की सांद्रता बढ़ने से उनकी एक्टिविटी चेंज हो जाएगी। एक्टिविटी चेंज होगी तो क्या होगा, इस कोशिका की पूरी एक्टिविटी भी चेंज हो जाएगी। तो IP3 इस प्रकार ये कैल्शियम आयन रिलीज चैनल को ओपन करके सेकंड मैसेंजर के रूप में कार्य करता है। इसके साथ ही PIP2 से जो दूसरा बना है डाइएसिल ग्लिसरॉल, वो क्या करता है कि वो साइटोसोल में नहीं आएगा, वो रहेगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ ही बाइंड रहेगा। और यहाँ पे क्या करेगा कि एक दूसरा एंजाइम होता है प्रोटीन काइनेज C, उसको ये एक्टिवेट करेगा। और ये जो एंजाइम है ये कैल्शियम आयन डिपेंडेंट होता है। और जब ये प्रोटीन काइनेज C एक्टिवेट हो जाएगा तो ये क्या करेगा प्रोटीन काइनेज C कि इसके जो टारगेट प्रोटीन्स है उन टारगेट प्रोटीन्स को ये एक्टिवेट करेगा। तो इस प्रकार IP3 और डाइएसिल ग्लिसरॉल जो कि PIP2 से बनते हैं, वो दोनों सेकंड मैसेंजर द्वितीयक संदेशवाहक के रूप में कार्य करके हार्मोन का जो मैसेज है वो सेल के भीतर तक पहुंचाते हैं। सबसे पहले GPCR को एक्टिवेट करते हैं, फिर जी प्रोटीन के माध्यम से फॉस्फोलाइपेज CB एक्टिवेट होता है, फिर ये दोनों सेकंड मैसेंजर बनते हैं और ये अपना अपना इस प्रकार कार्य करते हैं।